सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज हम करने वाले हैं भाषा की विशेषता। आज का टॉपिक है भाषा की विशेषताएं। तो स्टार्ट करते हैं भाषा की विशेषताएं। भाषा संबंधी कुछ ऐसी विशेषताएं प्रवृत्तियां हैं जो सामान्यतः सभी भाषाओं में समान रूप से पाई जाती हैं। व्याकरण आदि के नियम किसी भाषा विशेष पर लागू होते हैं। हम यहाँ पर केवल भाषा मात्र की सामान्य विशेषताओं में प्रवृत्तियों का उल्लेख कर रहे हैं। तो पहली विशेषता क्या है भाषा की? भाषा क्या है? सामाजिक वस्तु है। हम देख चुके हैं कि भाषा की उत्पत्ति और विकास समाज सापेक्ष है। एक विद्वान के शब्दों में यही कहा जा सकता है कि भाषा समाज के लिए और समाज द्वारा निर्मित होती है। भाषा समाज में सीखी जाती है और पूरा समाज ही उसे सिखाता है, लेकिन आरंभिक पाठ किसके द्वारा दिया जाता है? माता द्वारा ही दिया जाता है। जन्म के बाद बालक का सीधा संबंध माता से होता है, अतः भाषा का आरंभिक पाठ भी माता द्वारा ही दिया जाता है। भाषा जैसी सामाजिक वस्तु माता द्वारा ही बच्चे तक पहुँचते हैं, संभवतः इसलिए उसे मातृभाषा का नाम दिया जाता है। वास्तव में समाज को छोड़कर भाषा की कल्पना कर पाना ही संभव नहीं है। भाषा के अन्य रूप प्राय सामाजिक भाषा के ही अन्य रूप होते हैं। सत्य तो ये है कि भाषा की उत्पत्ति सामाजिकता के निर्वाह के लिए ही मुख्य रूप से हुई होगी। नेक्स्ट विशेषता क्या है? भाषा क्या है? पैतृक संपत्ति नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भाषा पुत्र को पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बच्चे दूसरे देशों या अन्य भाषाभाषी क्षेत्रों में पैदा होते हैं या जन्म के आरंभिक वर्षों में ही उन्हें किसी दूसरी भाषा में क्षेत्र में रखा जाए तो वह उस भाषा को सीखते हुए भी बड़ा होता है। यदि भाषा पैतृक संपत्ति होती तो निश्चय ही वह अपने पिता की भाषा को ही बोलता। थर्ड विशेषता है भाषा अर्जित संपत्ति नहीं है। भाषा अर्जित संपत्ति है। मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण से भाषा अर्जित करता है। यह इसी बात से स्पष्ट है कि बालक जिस वातावरण में पलता है वह बड़ा होता है, उसी की भाषा वह सीखता है। जिस प्रकार भेड़ियों द्वारा उठाया गया बालक 12 वर्ष की आयु तक जंगल में रहे, वह किसी प्रकार की भाषा नहीं जानता था, कुछ जंगली जानवरों की जैसी ध्वनियाँ अवश्य करता था। इससे यही सिद्ध होता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक संपत्ति है। भाषा का प्रभाव अविच्छिन्न है। मानव के समान भाषा की अविरत रूप से बह रही है। भाषा का प्रभाव उत्पत्ति से लेकर आज तक चल रहा है। उसका प्रभाव न रुका है न रुकेगा। मनुष्य भाषा में परिवर्तन बेशक कर सकता है, लेकिन उसे समाप्त करके नवीन की उत्पत्ति करना असंभव है। यदि कोई भाषा को समाप्त करना चाहेगा तो उसी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। भाषा सर्वव्यापक है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध या एक व्यक्ति और समाज का संबंध भाषा के बिना अकल्पनीय है। संस्कृत के महान भाषा विज्ञानी भर्तृहरि ने इस प्रकार कहा है कि लौकिक कर्तव्य बोध का अर्थात क्या कैसे करना चाहिए, इसका ज्ञान भाषा पर ही आश्रित है। संसार में कोई ऐसा प्रत्यय नहीं है जो भाषा के बिना संभव हो। समस्त ज्ञान भाषा से अनुस्यूत जैसे दिखता है, अर्थात मनुष्य का आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व और सामाजिक चिंतन और अभिव्यंजय सब भाषा का परिणाम है। भाषा सर्वेक्षण का मुख्य साधन है। सर्वेक्षण के सांकेतिक, आंगिक और लिखित आदि अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन इसमें से किसी के द्वारा वक्तव्य की पूर्ण अभिव्यक्ति संभव नहीं है। सांकेतिक और आंगिक साधनों की अपूर्णता तो स्पष्ट है ही, लिखित साधन भी उससे मुक्त नहीं है। उच्चरित भाषा में ध्वनि के आरोह अवरोह काकों के प्रयोग द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न हो जाता है वह अन्य किसी भी साधन में संभव नहीं है। उच्चरित भाषा में एक सप्रमाणता होती है। लिखित भाषा में पाठक अपनी ओर से आरोपण भी करता है। भाषा व्यवहार द्वारा अर्जित की जाती है। भाषा का अर्जन व्यवहार को देखकर अनुकरण के माध्यम से होता है। शिशु व्यवहार देखकर उसका अनुकरण करता है। माँ उसे कुछ ध्वनियाँ सुनाकर उसे उनका अनुकरण कराने का प्रयास करती है। इससे आगे छोटे छोटे बड़े वाक्यांश या वाक्य सुनकर वह उनका अनुकरण करके उच्चारण करना चाहता है। यह सब वास्तव में मनुष्य अंतर्निहित अनुकरण की प्रवृत्ति से ही संभव हो पाता है। इसके विपरीत यदि शिशु को एकांत निर्जन में छोड़ दिया जाए तो वह वाणी रहित ही होकर रह जाता है। सीखने के लिए वातावरण की अनुकूलता भी आवश्यक है। भाषा सहज एवं नैसर्गिक प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण और बौद्धिक प्रयत्न द्वारा सीखी जाती है। अपनी मातृभाषा अनुकरण द्वारा और अन्य भाषाएं जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, रूसी आदि बौद्धिक प्रयत्न द्वारा सीखते हैं।
दोनों स्थितियों में भाषा का अध्ययन श्रम साध्य व्यापार है। मातृभाषा में दूसरी भाषा सीखना कठिन कार्य है। भाषा एक और अधिकार में आ जाने पर सहज ही हो जाती है। भाषा प्रयोग व्यवहार स्वाभाविक हो जाता है। भाषा का स्तर समाज पर निर्भर करता है। सामाजिक स्तर से भाषा में अंतर आ जाता है। सभी हिंदी बोलने वालों की हिंदी एक जैसी नहीं होती। यह अंतर शिक्षा, समाज, संस्कृति, व्यावसायिक और आर्थिक अंतर का होता है। एक दार्शनिक और सब्जी बेचने वालों की भाषा में अंतर होता है। सबसे अधिक अंतर शब्द भंडार में, उससे कम व्याकरण और सबसे कम ध्वनियों में होता है। हर पेशे के लोगों का अपना अपना शब्द भंडार होता है। साधारण बातचीत में भी उन शब्दों का खुलकर प्रयोग करते हैं। शिक्षा का प्रभाव भी पड़ता है। यह अंतर की प्रवृत्ति हर काल के साधनों पर पाई जाती है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा में परिवर्तन आवश्यक रूप से होता है। हर युग और देश की भाषा में परिवर्तन देखा जाता है। परिवर्तन क्रम अवश्यभावी है। यह परिवर्तन कम अधिक अवश्य होता है। बिंदु से बूंद, सत्य से सच, मुख से मुंह, घर से घर आदि ध्वनि परिवर्तन के उदाहरण है। इस प्रकार शब्द समूह से कुछ शब्द छट जाते हैं, कुछ नवीन शब्दों का ग्रहण हो जाता है, जैसे सत्याग्रह या आंदोलन जैसे शब्दों का प्रचलन 1921 ईस्वी के बाद ही दिखाई देता है। शब्दों में अर्थ परिवर्तन भी होता है। आज स्याही सभी रंगों में प्राप्त हो जाती है। असुर शब्द देव का सूचक था, लेकिन आज केवल राक्षस का गृहिणी से गाभिन बनाकर वह केवल पशुओं से संभव में ही सीमित होकर रह गया है। यह परिवर्तन शाश्वत नियम है जो जीवन के हर क्षेत्र में मिलता है। स्थिरीकरण और मानवीकरण भाषा को प्रभावित करते हैं। भाषा में विविधता और परिवर्तन के साथ एकता और स्थिरीकरण का विपरीत प्रवृत्तियाँ पाई जाती है। परिवर्तन से भाषा में विविधता आती है। एक युग से दूसरे युग में परिवर्तन होता है। यदि इस पर नियंत्रण ना हो तो एक युग में ही भाषा में इतना परिवर्तन आ जाता है कि भाषा को समझना उस काल में ही असंभव हो जाए। अबोधता को रोकने के लिए परिवर्तन की गति को रोकना जरूरी है। मानव रूढ़ियों से चिपका रहना चाहता है, इससे परिवर्तन का विरोध करता है। इससे परिवर्तन रुक तो नहीं जाता, लेकिन उसकी गति को कम करके भाषा में स्थिरता लाने का प्रयास अवश्य करता है। सामाजिक दृष्टि से यह बहुत वांछनीय है। परंपरा से उपलब्ध साहित्य, केंद्रीय शासन पर निष्ठ भाषा संचार के माध्यम भाषा को स्थिरीकरण प्रदान करने में सहायक होते हैं। भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। मनुष्य कम परिश्रम करना चाहता है। मनुष्य की प्रवृत्ति भाषा में भी देखने को मिलती है। कम परिश्रम में अधिक से अधिक भावों को व्यक्त वह रखना चाहता है। शब्दों का संक्षिप्त रूप देखने को मिलता है। कुछ असाधारण लंबाई के शब्दों का छोटा कर लिया गया है। व्यक्तियों के छोटे नाम रख लेने की प्रवृत्ति का इस रूप है, जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, नेक टाई, टाई के रूप में भी यही प्रवृत्ति दिखाई देती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होता है। आरंभ में भाषा का रूप स्थूल था, लेकिन कालांतर में उसका सूक्ष्म रूप बनता चला गया। ऐसा विकास के साथ सूक्ष्म भावों के आविर्भाव के कारण भी होता है। यह प्रयोग पर निर्भर करता है। आधुनिक हिंदी प्राचीन हिंदी की तुलना में सूक्ष्म अवश्य है, लेकिन संस्कृत की तुलना में अभी सूक्ष्म नहीं। भाषा व्युत्पन्न की बढ़ती है। आरंभ में भाषा को संयोग की ओर बढ़ने वाला माना जाता है, कालांतर में दोनों ओर बढ़ने वाला माना जाता है। लेकिन सत्य यही है कि भाषा संयोग से वियोग की ओर चलती है। संस्कृत से हिंदी का हो जाना वियोगात्मकता की स्थिति है। भाषा विकासशील होती है। भाषा में सदा परिवर्तन होता रहता है। किसी भी रूप को भाषा का अंतिम रूप नहीं कहा जा सकता। भाषा का परिवर्तन ही विकास कहा जा सकता है। यह भाषा बाह्य एवं आंतरिक या आत्मिक रूप में से होती है। वह विकास पहले उच्चारित रूप में आता है और कालांतर में वह लिखित रूप में अतः स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगता है। अनेक शब्दों का उच्चारण बदल गया है, लेकिन लिखित रूप वही है जो सदियों पहले था। यह खाई और चोटी हो जाने पर लिखने में वर्णनीय परिवर्तन हो जाता है। तो ये थी भाषा की विशेषताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।